हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल वेलकम करता हूं आज के अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर में। बच्चों, जेनेटिक्स ना बच्चों को बड़ी मुश्किल लगती है। बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर जेनेटिक्स करा दो। अरे मुश्किल तो लगती है, पंगा ये भी तो है सबसे ज्यादा मार्क्स की है भाई। चाहे वो नीट की वेटेज उठा लो, चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्जाम की वेटेज उठा लो, सीबीएसई कोई भी बोर्ड उठा लो, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सबसे ज्यादा मार्क्स की यूनिट कौन सी है 12th की? वो है यूनिट 2 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। सबसे ज्यादा मार्क्स की है। एवोल्यूशन में ऑलरेडी करा चुका हूं। आज हम जेनेटिक्स को बहुत इजी वे से करने वाले हैं। आज के बाद आपको जेनेटिक्स की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि जेनेटिक्स आपको मुश्किल नहीं लगेगी, तोहफा लगेगी, आपको बड़े फ्री के मार्क्स लगेंगे। भाई इससे आसान चैप्टर्स आज से आपको नहीं लगने वाले। तो चुटकियों में भाई बहुत आसानी से हम बड़े चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि 3 क्वेश्चन कम से कम आपको नीट के देके जाएगा और 8-10 नंबर आपके एग्जाम में जो 12th क्लास का फाइनल एग्जाम होना है उसमें आपको मिलने वाले हैं। तो भाई चैप्टर का नाम है, पहले तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाकी सभी चैप्टर्स के यही वन शॉट मिलने हैं। और दूसरी बात, करियर में कौन कौन से ऑप्शन है, कब कौन सा फॉर्म निकलने वाला है, सबकी सब इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। यही वो चैनल है, यही वो रास्ता है जो आपको 95 प्लस की जर्नी लेके आएगा। हजारों स्टूडेंट्स अब तक ये काम कर चुके हैं मेरे, अब आपकी बारी है। तो चलिए, चैप्टर का नाम है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल का मतलब बेस। बेस क्या है भाई? क्या है बेस? क्या है? इनहेरिटेंस का और वेरिएशन का। तो बच्चों दो टर्म पे चैप्टर टिका है, पहले इसी को देख लेते हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। भाई सीधी सी बात है, सीधी सी तरीके से बताता हूं। भाई हाथी के बच्चे कैसे दिखते हैं? हाथी जैसे। शेर के बच्चे शेर जैसे। डॉग के बच्चे डॉग जैसे। क्यूट क्यूट पपी अपने मम्मी पापा जैसे। ह्यूमंस के बच्चे ह्यूमन जैसे। मेरे बच्चे किस जैसे दिखेंगे? मेरे पे जाएंगे ना, नशीली ब्राउन आईज उनकी भी होंगी ना। तो भाई सीधी सी बात है, जो बच्चे हैं हमारे वो पेरेंट्स से मैच करते हैं। ये जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर को हम बायोलॉजी में ट्रेट बोलते हैं। तो जो ट्रेट है मॉम डैड से जो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, इसी प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनहेरिटेंस। पहले चैप्टर का मतलब बता रहा हूं। और बच्चों वेरिएशन का मतलब क्या है? देखिए, अब आपके अंदर ठीक है कुछ कैरेक्टर्स तो मॉम डैड से यूं का यूं मिलते हैं। कोई भी पड़ोसी आता है, अरे आपकी आइज तो, इसकी आइज तो अपनी मम्मी पे है, इसका कलर अपने पापा पे है, इसके बाल बिल्कुल ना अपने दादे पे गए हैं, ये दादे की तरह अपने बातें करता है, माँ जी की तरह बातें करता है। तो भाई लेकिन कुछ कैरेक्टर आपके ना तो मोम से मैच करते ना डैड से। वो कैरेक्टर्स बच्चों जो आप डिफर लेके आए हैं मोम डैड से, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। तो सीरीज सी पहली बच्चों जो चैप्टर का मेन नाम है वो आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। इनहेरिटेंस का मतलब है बच्चों द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। कहां से? बच्चों से पापा में थोड़ी जाएंगे, पापा से पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। और वेरिएशन अभी बताया बच्चों, आर द कैरेक्टर जिससे प्रोजेनी जो बच्चे हैं वो डिफर करते हैं पेरेंट्स से। और बच्चों इन दोनों की स्टडी मेनली क्या कहलाती है? आपकी जेनेटिक्स। यस, जेनेटिक्स वो ब्रांच है बच्चों साइंस की, बायोलॉजी की, जो किसको डील करती है? इन दोनों को डील करती है कि कैसे आप में पेरेंट्स से सिमिलैरिटीज आई, कैसे डिफरेंसेस आए, वेरिएशन आए। और जेनेटिक्स की बात चली तो जेनेटिक्स वर्ड ही कहां से अराइज हुआ है? जीन से। और जीन बच्चों, यस आप मुझे देख रहे हैं, रंग गोरा, 6 फुट हाइट, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हाँ, कमाल के इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर। ये क्यों है बच्चों? जीन्स की वजह से। जीन्स अच्छे हैं बच्चों। जीन क्या होता है पूरे चैप्टर में बार बार जिक्र आएगा, तो अब पहले सबसे पहले जीन को समझ लो। जीन क्या होता है बच्चों? ये डीएनए का एक पार्ट होता है, एक पीस होता है, जो हमारे सभी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। मेरी हाइट अच्छी है ड्यू टू जीन्स, मेरी इंटेलिजेंस ड्यू टू जीन्स। आप पढ़ोगे कैसे हमारा ब्लड ग्रुप जीन कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे स्किन कलर, कैसे आई कलर, सभी फीचर बच्चों कौन कंट्रोल करते हैं? जीन्स। तो यह जीन क्या है? पार्ट ऑफ पीस ऑफ डीएनए है विच इज कैपेबल टू कंट्रोल अ कैरेक्टर एंड बेसिक यूनिट है ये हेरिडिटी की। तो बच्चों जेनेटिक्स का जिक्र हो और मेंडल का नाम ना आए, ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। भाई मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, क्या कमाल के साइंटिस्ट थे भाई।
कई लोग ना बड़े डीमोटिवेटेड होते हैं। जो लोग डीमोटिवेटेड होते हैं ना, उनको मोटिवेशन के लिए अगर किसी को सुनना है ना, तो भाई मेंडल की स्टोरी पढ़ लेना। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को। ग्रेगर मेंडल, भाई नाम याद रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स। बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, लेकिन सबसे मेन जो ब्रांच मानी जाती है ना, वो जेनेटिक्स मानी जाती है बच्चों। और जेनेटिक्स का फादर कौन? अपना मेंडल। और आपको पता है, मेंडल साहब को ये पता ही नहीं था कि वो जेनेटिक्स के फादर हैं। वो बच्चों सबको कहते कहते मर गए थे कि मेरा ये बात सही है, मैंने ये लो सही दिया है, किसी ने नहीं मानी भाई। उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ के 14-15 सालों बाद 3 अलग-अलग साइंटिस्ट ने बताया था कि मेंडल सही है। तब जाके मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा था। तो भाई कई कहते हैं ना, मैं तो पनौती हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। मेंडल को देखो भाई, पूरी जिंदगी उसने न्यौछावर कर दी बायोलॉजी को, लेकिन जीते जी उसको नाम नहीं मिला। मरने के बहुत साल बाद। तो कई बार भगवान की बड़ी प्लानिंग होती है। वो होते हैं ना, ये कहावत मुझे तो लगता है वहीं से आई है कि मरने के बाद इंसान की वैल्यू पता लगती है। तो मेंडल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बच्चों, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ये जो पैसेज में एमसीक्यू आता है बहुत बार, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं भाई। क्यों कहते हैं भाई? उसने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे बच्चों, वो गार्डन पी प्लांट पे किए थे। कौन से प्लांट पे? गार्डन पी। बच्चों, स्वीट पी अलग होता है, गार्डन पी अलग होता है। गार्डन पी का नाम होता है बच्चों पाइसम सटाइवम। साइंटिफिक नेम क्या होता है बॉटेनिकल? पाइसम सटाइवम। पर मेंडल ने 7 साल बच्चों, 1856 टू 63, 7 इयर्स अपनी लाइफ के बच्चों एक्सपेरिमेंट किए। उसने 7 साल क्यों एक्सपेरिमेंट किए? क्योंकि उसने बच्चों 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट। बच्चों, उसने 7 अलग अलग कैरेक्टर्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे। हर साल एक एक्सपेरिमेंट। तो उसको 7 साल स्पेंड करे बच्चों मेंडल ने। कौन से प्लांट पे? गार्डन पी पे। और मेंडल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन अब सवाल आता है कि वाई गार्डन पी? गार्डन पी ही क्यों चूज किया? बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे एनिमल है, गार्डन पी ही क्यों? क्योंकि बच्चों गार्डन पी को आसान है ग्रो करना, लाइफ स्पेन छोटा होता है, एनुअल है, वेराइटीज ऑफ कैरेक्टर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो इजिली पोलिनेशन हो सकता है। तो बच्चों, कुछ फैक्टर्स ये रहे होंगे जिसकी वजह से मेंडल ने किसको चूज किया? गार्डन पी को। बच्चों, और हर साल उसने, मैंने क्या बताया, 7 अलग अलग कैरेक्टर्स लिए थे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसने हर साल कौन कौन से कैरेक्टर लिए? जैसे सबसे पहले साल उसने स्टेम हाइट लिया, एक टोल पी प्लांट लिया, एक ड्वार्फ लिया, एक बड़ा और एक छोटा। उनकी, आज तुम्हें ना ये समझ आएगा कि उसको 7 साल क्यों लग गए भाई। 1 साल में, 2 साल में क्या रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर सका? इसकी रीजन भी तुम्हें समझ आएगा कि क्यों 7 साल। तो बच्चों, उसने क्या किया? पहले साल एक टोल पी प्लांट लिया, एक शॉर्ट पी प्लांट किया, उनमें क्रॉस कराया। तो 10th में भी पढ़ा होगा। फिर उन्होंने बच्चों सेकंड ईयर फ्लावर कलर लिया था। एक प्लांट ऐसा लिया बच्चों जिसपे पर्पल फ्लावर लगे हुए थे, एक पे व्हाइट, उनकी आपस में मीटिंग कराई। थर्ड ईयर बच्चों, उसने एक ऐसा प्लांट लिया जिसकी फ्लावर की पोजीशन एक्सियल थी। एक्सियल मतलब बीच बीच में लगे हुए थे, टर्मिनल मतलब कोने पे लगे हुए थे। तो बच्चों, ये 7 डिफरेंट कैरेक्टर, सीड कलर, सीड शेप, पोड कलर, ये बच्चों 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड उसने यूज करे थे। इन 7 से भी बच्चों क्वेश्चन आ जाता है। ये जो कैरेक्टर हैं बच्चों, ये वाले, ये हैं बच्चों डोमिनेंट कैरेक्टर। पर्पल फ्लावर, एक्सियल फ्लावर, येलो सीड कलर, राउंड सीड शेप, ये हैं बच्चों डोमिनेंट कैरेक्टर। और ये रिसेसिव हैं। डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब क्या है, अभी आपको अगले टॉपिक से समझ आ जाएगा। और ये भी बात समझ आ जाएगी कि क्यों मेंडल को अपनी जिंदगी के 7 साल देने पड़े। बच्चों, ये जो टॉपिक करा रहा हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये लगभग 3-4 टॉपिक का बेस है, तो इसको ध्यान से समझना भाई। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टॉपिक नंबर 1, मेंडल का जो वर्क है। आइए शुरुआत करते हैं। ये सिंपल सी बातें थी। मेंडल ने गार्डन पी पे 7 अलग अलग कैरेक्टर पे 7 साल एक्सपेरिमेंट किए। पहले बच्चों डिस्कस करते हैं उसने शुरुआत में किया क्या। तो बच्चों, पहला टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यस, मैं ना स्कूल में प्रैक्टिकल्स लेने जाता हूँ, ठीक है, तो मैं पूछता हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मैंने प्रैक्टिकल की भी वीडियो डाली है भाई, देख सकते हो कैसे 30 में से 30 मार्क्स लेने हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन पूछता हूँ, कोई नहीं बताता भाई, सारे वन 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 करते रहते हैं। नहीं बच्चों, देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन के साथ ना डाई हाइब्रिड की फ्री है।
देखो मोनो मतलब एक। बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? देखो क्रॉस किसके बीच होगा? दो पेरेंट्स के बीच में होगा। अकेला तो कर नहीं सकता सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, दो लोग चाहिए, दो पेरेंट्स चाहिए। तो दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस बच्चों, जिनमें सारे कैरेक्टर सेम है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर अलग है, ऐसे क्रॉस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स जो सेम है बस डिफरेंट है ओनली इन वन कैरेक्टर या ट्रेट, एक ही बात है। जो हूबहू सेम है, उसने दो पी प्लांट लिए बच्चों मेंडल ने, जो बिल्कुल सेम थे, सिर्फ उनका एक फीचर अलग था। या तो टोल ड्वार्फ हाइट अलग थी, या फ्लावर का कलर अलग था, हाइट सेम थी, और एक कलर अलग अलग 7 साल उसने इन चीजों को किया था। तो एक कैरेक्टर में जो डिफरेंट हो, उनके बीच में जो क्रॉस होता है उसको बोलते हैं बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे मैंने ले लिया, मेंडल ने पहले साल गार्डन पी प्लांट लिया, जो बिल्कुल सेम थे दोनों, सिर्फ हाइट अलग थी, एक हाइट में टोल था और एक ड्वार्फ था। होगा क्या, रिजल्ट क्या है, आइए देखते हैं। तो बच्चों उसने टोल को पहले फिजिकली देखते हैं। उसने टोल और ड्वार्फ की मीटिंग कराई, तो बच्चों उसको सभी प्लांट टोल मिले। जो फर्स्ट जनरेशन आई जिसको हम F1 जनरेशन कहते हैं, उसमें उसको बच्चों सभी प्लांट टोल मिले। उसका दिमाग खराब हो गया। अब पता लगेगा तुम्हें 7 साल क्यों लगे। टोल और शॉर्ट लिया भाई। भाई सीधी सी बात, एक टोल मैन है, ठीक है, और एक उसकी जो पत्नी है उसकी छोटी हाइट है। अब उनके बेबी हो रहे हैं, सारे ही टोल हो रहे हैं, सारे टोल, एक की भी हाइट अपनी मम्मी पे नहीं जा रही। तो भाई डाउट तो आएगा ना, दिमाग तो खराब होगा ना। भाई इट्स लाइक एक ब्लैक मैन है, उसकी व्हाइट गोरी के साथ शादी कर दे, बच्चे अगर सारे काले पैदा हो जाएं, एक भी गोरा ना हो, तो भाई थोड़ा सा तो दिमाग चलता है ना। तो भाई मेंडल को भी नहीं समझ आया कि लिया तो टोल और शॉर्ट है, लेकिन प्रोजेनी कैसी आई? टोल। ज्यादा दिमाग पता है उसका कब खराब हुआ? जब उसने इनकी टोल की बच्चों आपस में सेल्फिंग कराई। जिसको टोल मिले उसकी सेल्फिंग कराई, तो बच्चों उसको टोल तो मिलना ही था, लेकिन इस बार ड्वार्फ प्लांट भी देखने को मिले इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये बच्चों उसको समझ नहीं आए। उसको लगा कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है। ट्वाल ड्वार्फ की जब करा रहा हूं तो टोल आ रहे हैं, और जब टोल की आपस में करा रहा हूं तो टोल और ड्वार्फ भी आ रहे हैं। ये समझ नहीं आया। तो इसीलिए उसने बच्चों 7 साल एक्सपेंड किए थे, और फिर उसने अपनी समझ से ये जो 7 साल एक्सपेरिमेंट किए, तो उसको समझ आया, और उसने बच्चों पुनेट स्क्वायर डायग्राम की हेल्प से ये सब एक्सप्लेन किए। उसका क्या कहना था बच्चों, अब ध्यान से समझो। उसने क्या ऑब्जर्व करा? उसने ऑब्जर्व करा बच्चों, उसने देखा कि टोल प्लांट लिया। उसने कहा कि ये जो टोल है ना, ये टोल पता है क्यों है? क्योंकि इसकी जो टोलनेस को कंट्रोल करने वाले जीन है, जो फैक्टर बोला था उसने जीन को, वो कैपिटल टी है। और ड्वार्फ को कौन कंट्रोल कर रहा है? स्मॉल टी। तो इसकी मीटिंग करते हैं। मीटिंग बच्चों ये पुनेट स्क्वायर डायग्राम में करते हैं। इधर ले लिया टोल वाले जीन्स, जीन हमेशा पेयर में होते हैं। स्मॉल टी ले लिया। इसकी मीटिंग इससे कराएंगे, देखो क्रॉस करना सीख लो। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये आ गई बच्चों F1 जनरेशन। तो हुआ क्या, मेंडल को समझ आया कि ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी पे डोमिनेट कर रहा है। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन में बच्चों ऑल प्लांट्स कैसे आई? ऑल प्लांट्स वर टोल, क्योंकि बच्चों कैपिटल टी ने छोटे टी पे डोमिनेट किया, और यहीं से लॉ ऑफ डोमिनेंस निकला। अभी हम बात करेंगे लॉस की भी, लेकिन बच्चों यहाँ तक समझ आया। हमने टोल को शॉर्ट से मीटिंग कराई, तो F1 जनरेशन में सभी टोल आए। तो अब उसने क्या कराया था बच्चों? टोल की आपस में सेल्फिंग कराई थी। तो भाई जो मिला है हमें जीन्स, उनकी हम सेल्फिंग कराएंगे। हमें सारे क्या मिले हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों साइड ले लिया। तो देखो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये आ गई बच्चों आपकी क्या? F2 जनरेशन। क्या आ गई? F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में बच्चों हमें दो चीजें लिखनी होती हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। बच्चों फिनोटाइप होता है फिजिकली, और जीनोटाइप होता है जीन के बेसिस पे। फिजिकली बच्चों कैपिटल टी जीन जहां भी आ गया वो टोल ही होगा, तो ये टोल है। अब ये भी इसको एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो ये भी टोल आएगा। ये भी इसको एक्सप्रेस नहीं करने देगा, टोल। यहाँ पे दोनों स्मॉल टी है, यहाँ पे ड्वार्फ आएगा। तो फिजिकली आपको बच्चों 3 टोल मिल गए और एक ड्वार्फ। तो फिनोटाइप आपका क्या आ गया? 3:1। और जीनोटाइप देखो कैसे लिखते हैं, जीन के बेसिस पे। कैपिटल टी कितनी बार मिला आपको? 1 टाइम। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 टाइम्स, एंड स्मॉल टी
वन टाइम। तो बच्चों इस तरीके से फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखा जाता है। फिनोटाइप में ये देखते हैं कि टोल कितने हैं, शॉर्ट कितने हैं, और जीनोटाइप में कि जीन कौन सा कितनी बार मिला है। तो बच्चों ये था आपका पहला टॉपिक, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और इसी के बेसिस पे बच्चों अगला हमारा टॉपिक है टेस्ट क्रॉस। बच्चों टेस्ट क्रॉस, यस वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं ये मत भूलना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट क्रॉस, बहुत ज्यादा। तो बच्चों टेस्ट क्रॉस क्या है, ध्यान से समझना भाई बहुत। देखो भाई, हमने यहाँ पे मैं अलग से तुम्हें वो करके दिखाता हूँ। हमने क्या किया बच्चों, हमने टोल प्लांट लिया और शॉर्ट प्लांट लिया। आए कैसे बच्चों, सारे सारे टोल आए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल प्लांट वर टोल। तो बच्चों अब मेंडल का ये दिमाग खराब हो गया कि टोल ही आ रहा है, तक क्या शॉर्ट का कोई रोल नहीं है। तो बच्चों इस शॉर्ट पेरेंट का, ये जो रिसेसिव पेरेंट है जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसका रोल पता करने के लिए बच्चों टेस्ट क्रॉस करते हैं। नीट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइब्रिड से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन टेस्ट क्रॉस से बच्चों बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखिए टेस्ट क्रॉस से क्या आता है पेपर में। बच्चों टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, जो रिसेसिव पेरेंट है, देखो हमारे पास दो पेरेंट है, एक तो डोमिनेंट पेरेंट जिसने खुद को एक्सप्रेस किया है, और एक रिसेसिव पेरेंट है। तो जब बच्चों रिसेसिव पेरेंट की और ये F1 जनरेशन की आपस में हम क्रॉस कराते हैं, तो उसको बच्चों बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं बच्चों, जब F1 प्रोजेनी बैक क्रॉस, बैक गियर लगा दिया हमने और रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, आपका टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। जैसे तो हम किसका किसका आपस में मीटिंग कराएंगे भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 प्रोजेनी है, और रिसेसिव पेरेंट क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो चलिए इनके आपस में करा के देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। टेस्ट क्रॉस में भाई F1 ले ली और रिसेसिव प्रोजेनी ले ली, तो हाँ जी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसकी दोनों के साथ स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये क्या होगा बच्चों, कैपिटल टी खुद को रिप्रेजेंट करेगा, ये टोल हो जाएंगे, दोनों स्मॉल टी है तो क्या आएगा, ड्वार्फ, ड्वार्फ। तो यस हम अब टेस्ट क्रॉस का क्या देखते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखते हैं। टेस्ट क्रॉस का क्या आया, तो भाई फिनोटाइप कैसे देखते हैं, अभी बताया फिजिकली। फिजिकली हमें दो टोल मिले हैं, दो ड्वार्फ, तो 2:2 कट के बच्चों क्या आ गया, 1:1। फिनोटाइप क्या आ गया, 1:1। जीनोटाइप देखें, कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार मिला है, दो बार, 2 और स्मॉल टी भी दो बार, तो ये भी कट के बच्चों 1:1 आ गया। ये था बच्चों आपका टेस्ट क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं भाई, F1 प्रोजेनी को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं। बच्चों ये चैप्टर कराने के बाद इसकी ना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास करूंगा, वो जरूर अटेंड कर लेना, ये पूरा समझ के, और क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास कि कैसे क्वेश्चन में घुमा के जेनेटिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ये दोनों लेक्चर आपने देख लिए तो भाई, और अच्छे से देख लिए, तो भाई आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी मैं सारे कंसेप्ट करा रहा हूं, उसके बाद इनसे होने वाली सारी प्रॉब्लम्स मैं जेनेटिक्स की कराऊंगा, प्लीज वो वीडियो भी मत छोड़ना। यस, तो ये था बच्चों टेस्ट क्रॉस। तो बेसिकली बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे जिसने 7 साल कराए, उसने मेंडल ने दो लॉ दिए बच्चों इसके बेसिस पे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जेनेटिक्स के बच्चों दो लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन आपके निकले मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बच्चों, उसने देखा कि जो कैरेक्टर्स हैं बच्चों उनको कौन कंट्रोल करते हैं, फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, जिनको हम जीन बोलते हैं। बच्चों जीन का कंसेप्ट मेंडल ने दिया था, इसीलिए आज उस बंदे को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उसने कहा बच्चों फैक्टर हमेशा पेयर में मिलते हैं, देखा ना हमने, ये देखो हम हमेशा पेयर में लिख रहे थे इनको, तो फैक्टर हमेशा पेयर में मिलते हैं। वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, और सभी कैरेक्टर को ये जीन कंट्रोल करते हैं। तीसरी बात जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में है बच्चों, जब हमें डिसिमिलर पेयर मिलता है, सिमिलर पेयर नहीं, जब हमें डिसिमिलर पेयर मिलता है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा था ना, ये टोल है, क्यों, क्योंकि ये इसके डोमिनेट कर रहा है। यही है बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब हमें डिसिमिलर पेयर मिलता है तो वन जीन डोमिनेट ओवर अदर, दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। हालांकि F2 जनरेशन में बच्चों, F1 में तो डोमिनेंस देखा गया, लेकिन F2 में दोनों कैरेक्टर रीअपियर हो गए, उसके बेसिस पे बच्चों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया गया था, और यही लॉ बच्चों यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मेंडल ने 3 लॉ दिए, तीनों में से दोनों गलत है, लॉ ऑफ डोमिनेंस सब पे नहीं चलता,
क्यों? दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आते हैं फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन ये लो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है भाई, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसको बच्चों हम प्योरिटी लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, सब पे एप्लीकेबल है। ये कहता है भाई एक दिन सबने जुदा हो जाना है, अलग सबने हो जाना है। भाई ये जो लोग कहते हैं ना, झूठी कस्में खाते हैं कि कुछ भी हो जाए हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, 2 साल बाद भाई सब अलग हो जाते हैं। भाई नथिंग इज परमानेंट, एक बहुत अच्छी बात कही है इंग्लिश ऑथर ने, नथिंग इज परमानेंट, दिस इज ट्रू। कुछ भी हमेशा साथ नहीं रहता, और यही सच है, यही यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यही सेग्रीगेशन लॉ बढ़िया था। ये क्या कहता है भाई कि जो एलील्स है वो मिक्सिंग नहीं शो करते, डू नॉट शो एनी मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग। वो बच्चों जो दोनों कैरेक्टर्स हैं हमें F2 जनरेशन में मिले थे, इसका मतलब जीन्स आपस में मिक्स नहीं हुए थे, वो सेग्रीगेट करते हैं जब उन्हें गैमेट फॉर्म करना होता है, जाइगोट फॉर्म करना होता है। ये था बच्चों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि बच्चों यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। अब बच्चों बात करेंगे हम अगले टॉपिक की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए अब तक आपने क्या देखा, डोमिनेंस देखा। डोमिनेंस में क्या था भाई, काले बंदे की हमने गोरी से शादी करा दी, लेकिन बच्चे सारे काले पैदा हुए, एक पेरेंट पे चले गए सारे बच्चे। ये क्या था, डोमिनेंस। ब्लैक कलर व्हाइट को डोमिनेट कर रहा है। पी में क्या हुआ, टोल हाइट, गार्डन बी प्लान में द्वार पे क्या कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी। ऐसे ही सेकंड ईयर जब उसने फ्लावर्स लिए थे ना, एक फ्लावर पे, एक प्लांट पे तो एक्सियल फ्लावर लगे हुए थे, एक पे टर्मिनल, एक्सियल फ्लावर वर डोमिनेटिंग। थर्ड ईयर उसने बच्चों एक प्लांट पे वायलेट फ्लावर लिए, एक पे व्हाइट, दोनों की मीटिंग कराई, सारे बच्चों पे वायलेट फ्लावर आए। ये है बच्चों डोमिनेंस, जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 7 साल तक बंदे ने देखा भाई। अब अगला टॉपिक, अगला कंसेप्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको मैं पहले सिंपल तरीके से बताता हूँ भाई। भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, जैसे सपोज करो वही है, काला पर्सन है, ब्लैक पर्सन है, वो व्हाइट वुमन से शादी होगी, तो जो बच्चे हुए, बच्चों ना तो वो ब्लैक थे बिल्कुल, ना तो बहुत ज्यादा डार्क थे, ना बहुत ज्यादा व्हाइट थे, वो इंडियन टाइप कलर के थे, गेहुआ टाइप कलर के थे। बच्चों ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब बच्चों जैसे सपोज करो एक पेरेंट की आई का कलर है ब्राउन, एक का है ब्लैक, बच्चे की आई का कलर आया ब्लू, तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बच्चों जब F1 प्रोजेनी जो है उसका जो फिनोटाइप है वो दोनों में से किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता, डू नॉट रिजेंबल विद एनी ऑफ इट्स पेरेंट। इसका बच्चों क्लासिकल एग्जांपल है, बुक में नहीं दे रखा, इसको डिस्कवर किया था बच्चों कार्ल कोरेंस ने, बुक में नहीं दे रखा। हु डिस्कवर्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कार्ल कोरेंस। और इसका जो केस स्टडी है, इसका जो एग्जांपल है वो हम बच्चों बात करने वाले, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसका, डॉग फ्लावर। यस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो बहुत बढ़िया एग्जांपल है वो है बच्चों डॉग फ्लावर। 3 नाम है बच्चों, डॉग फ्लावर भी कहते हैं, स्नैपड्रैगन प्लांट भी कहते हैं, और एंटायरनम मेजस भी कहा जाता है। तो 3 नाम है बच्चों। इस प्लांट में क्या देखा गया, एक प्लांट ऐसा लिया बच्चों डॉग फ्लावर का, स्नैपड्रैगन का, जिसपे रेड कलर के फ्लावर लगे हुए थे, एक पे व्हाइट। अब दोनों का जब मेटिंग कराई गई तो जो बच्चे आए बच्चों उनके पिंक फ्लावर लगे हुए थे, ना तो वो इस पेरेंट से रिजेंबल कर रहे थे ना इस। तो यही क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे कि बच्चों मैं आपको दिखाता हूं, तो उसने इसको कंप्लीट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। देखो रेड फ्लावर लगे हुए थे, स्नैपड्रैगन का एक प्लांट लिया, रेड फ्लावर लगे हुए थे, रेड फ्लावर को हमने कैपिटल आर कंट्रोल कर रहे हैं सपोजिंगली। और एक कौन सा फ्लावर लिया था, व्हाइट, एक प्लांट वो लिया जिसपे व्हाइट फ्लावर लगे हुए थे, तो उसने व्हाइट फ्लावर को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, किसको, ये दोनों जीन कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब इनकी मेटिंग कराई गई बच्चों, ध्यान से देखो भाई, तो जब इन दोनों की, ये रेड फ्लावर ले लिए, ये व्हाइट फ्लावर ले लिए, तो इनकी जब मीटिंग कराएंगे, ये लो जी सारे ये सेम आ जाएंगे, इसकी इन दोनों से कराएंगे, ये सेम आ गया। तो बच्चों अगर कैपिटल आर डोमिनेट करता तो रेड आता फ्लावर, अगर स्मॉल आर डोमिनेट करता तो व्हाइट आता, लेकिन दोनों में से कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाया। जो ये F1 प्रोजेनी आई हमारे पास, इसमें बच्चों ऑल फ्लावर्स वर पिंक इन कलर, जितने भी प्लांट्स थे उन पे बच्चों पिंक कलर के फ्लावर थे। यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जब फर्स्ट जनरेनी प्रोजेनी ना ही इस पेरेंट से रिजेंबल करे ना उस पेरेंट से। जब उसने बच्चों पिंक फ्लावर की सेल्फिंग कराई,
कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब क्या है, पिंक फ्लावर, तो उसने पिंक फ्लावर लिए, उनके बीच सेल्फिंग कराई, एक पिंक फ्लावर ले लिए, इनकी जब सेल्फिंग कराई गई तो क्या आएगा बच्चों, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये लास्ट ही क्रॉस वाला क्वेश्चन है भाई। देखो ये आ गई F2 प्रोजेनी। अब F2 प्रोजेनी में देखते हैं बच्चों, बताया था मैंने क्या लिखना होता है आपको, फिनोटाइप भी लिखना होता है और जीनोटाइप भी लिखना होता है F2 प्रोजेनी में। तो बच्चों फिनोटाइप का मतलब फिजिकली, फिजिकली कैपिटल आर पे क्या होता है बच्चों, ये प्लांट रेड होगा। कैपिटल आर किसको कंट्रोल करता है, रेड। कैपिटल आर स्मॉल आर पे क्या मिले थे, पिंक आए थे, तो ये दोनों पिंक हो गए। और स्मॉल आर कौन सा, व्हाइट को कंट्रोल करता है। तो बच्चों फिनोटाइप हमारे पास क्या आ गया, 1 रेड 2 पिंक एंड 1 व्हाइट। तो 1:1 रेशियो आ गया बच्चों हमारा फिनोटाइप, 1 इज रेड 2 आर पिंक 1 इज व्हाइट। जीनोटाइप लिखते हैं बच्चों जीन के बेसिस पे, कैपिटल आर कितनी बार मिला है, एक बार। कैपिटल आर 2 बार एंड स्मॉल आर 1 बार। तो बच्चों फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ये भी एक यूनिक फीचर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था भाई, जब फर्स्ट प्रोजेनी दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल ना करे, और इसका केस स्टडी भी आपने देख लिया, जिसकी खास बात निकली फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कोडोमिनेंस। देखो 3 कांसेप्ट है भाई, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। और भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं मान के चलो एक टेस्ट क्रॉस और एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक कोडोमिनेंस, इन तीनों कांसेप्ट से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलने ही मिलने वाला है। तो कोडोमिनेंस देखो, डोमिनेंस क्या था, जब F1 प्रोजेनी एक पेरेंट से रिजेंबल करती है दोनों में से। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, जब दोनों में से किसी भी पेरेंट से वो रिजेंबल ना करे। कोडोमिनेंस में क्या होगा बच्चों, इनकम्प्लीट में दोनों से रिजेंबल नहीं करी थी, कोडोमिनेंस में बच्चों क्या होगा, जो F1 प्रोजेनी है उसका जो फिनोटाइप होगा वो दोनों पेरेंट से रिजेंबल करेगा। यस, डोमिनेंस में एक से रिजेंबल कर रहा है, इनकम्प्लीट में दोनों से ही नहीं कर रहा, कोडोमिनेंस में दोनों से रिजेंबल करेगा। तो बच्चों F1 प्रोजेनी जब रिजेंबल करती है बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स, बच्चों जब फिनोटाइप F1 जनरेशन का दोनों पेरेंट पे डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। और इसका केस स्टडी, केस एग्जांपल है हमारा ब्लड ग्रुप। ह्यूमंस का बच्चों जो ब्लड ग्रुप होते हैं, आप सबने पढ़ा है 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी ओ। ये बच्चों आपका ब्लड ग्रुप कोई भी हो, एक बात ध्यान रखो, जेनेटिक्स हमें ये सिखाती है कि हमारी बॉडी का ईच एंड एवरी फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय जीन, इंक्लूडिंग आवर ब्लड ग्रुप भी भाई। तो सब कुछ जीन कंट्रोल करते हैं, हमारा आई कलर से लेके ब्लड ग्रुप से लेके सब कुछ। कैसे, अब हमें पढ़ना है कि कैसे, ऐसा ही ये क्वेश्चन आता है पेपर में, क्वेश्चन वाली एक असाइनमेंट अलग बनाऊंगा वीडियो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कैसे एक जीन ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करता है ह्यूमन बींग्स में। तो कैसे करता है आइए जानते हैं बच्चों, इसका केस स्टडी है ब्लड ग्रुपिंग ऑफ ह्यूमंस। तो बच्चों जो हमारा ब्लड ग्रुप है एबीओ ब्लड ग्रुप, वो कौन कंट्रोल करता है बच्चों, एक जीन कंट्रोल करता है, जीन का नाम है आई जीन। बच्चों एक जीन है आई, वही डिसाइड करेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है। बच्चों जो आई जीन है उसकी ना 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन को क्या बोलते हैं बच्चों, एलील। एलील टर्म जरूर याद रखना, एलील क्या होता है बच्चों, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन। बच्चों जो भी जीन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलील। तो बच्चों अक्सर एक जीन के ना 2 ही एलील होते हैं, जैसे कैपिटल टी जीन था उसका दूसरी पॉसिबल फॉर्म क्या है, स्मॉल टी। हर जीन के 2 ही एलील होते हैं, लेकिन जो आई जीन है बच्चों उसकी ये खास बात है, उसके 3 डिफरेंट एलील्स हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। और इसी फिनोमिना को बच्चों हम मल्टीपल एलिलिज्म के नाम से जानते हैं। ये भी एग्जाम में क्लियर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील्स क्या होता है, अगर किसी जीन के पास, इफ अ जीन हैव मोर देन 2 एलील्स, बच्चों अगर किसी जीन के पास 2 से ज्यादा एलील्स हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, मल्टीपल एलील्स। बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल एलील्स। तो आई जीन उसका एग्जांपल है, आई जीन की 2 से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म है, आई ए, स्मॉल आई बी एंड स्मॉल आई। और ये तीनों फॉर्म में से बच्चों हर ह्यूमंस में
दो फॉर्म होती है, दो एलील होते हैं, वही एलील हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं बच्चों कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। हर एक ह्यूमन बींग्स में इन तीनों में से कोई दो फॉर्म होंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे आइए जानते हैं। यस, इन तीनों में फर्क क्या होता है बच्चों, एक्चुअली ऐसा देखा गया है जो IA और IB फॉर्म है वो अलग अलग टाइप की शुगर प्रोड्यूस करती है, जबकि स्मॉल आई शुगर प्रोड्यूस ही नहीं करती। तो ये कैसे ब्लड ग्रुप कंट्रोल करती हैं, ये देखिए। देखो बच्चों, अगर अब सबकी बॉडी में दो एलील है, तो अगर पेरेंट 1 से IA एलील आता है और पेरेंट 2 से भी IA एलील आता है, हर एक की बॉडी में 3 है, 3 में से कोई भी 2 है, तो अगर दोनों से IA आता है तो जीनोटाइप क्या बन जाएगा, IA और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A। अगर बच्चों एक पेरेंट से आता है IA और दूसरे पेरेंट से आता है स्मॉल आई, तो बच्चों यहाँ पे डोमिनेंस देखने को मिलती है, IA स्मॉल आई पे डोमिनेट कर जाता है और इसलिए तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, A। तो ए ब्लड ग्रुप वालों, तुम्हारा ब्लड ग्रुप पता लग गया। ए क्यों है, क्योंकि आपकी बॉडी में दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपकी बॉडी में जो एलील्स हैं वो IA हैं या फिर IA स्मॉल आई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि ए ब्लड ग्रुप वालों का जीनोटाइप्स बताओ या उनके एलील्स बताओ कि कौन से हैं। तो बी वालों में बच्चों, अब बी सुन लो भाई, बी ब्लड ग्रुप क्यों है। बी की दो पॉसिबिलिटी है बच्चों, या तो आपकी बॉडी में दोनों एलील IB हैं जो जीनोटाइप आपका ये बनाते हैं, तब आपका ब्लड ग्रुप है बी, या फिर वही IBI है तो भी BI पे स्मॉल आई पे डोमिनेट कर जाएगा, तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। अब ये है बच्चों कोडोमिनेंस का केस। अब बच्चों अगर एलील IA आता है एक पेरेंट से और दूसरे पेरेंट से आता है IB, तो आपका जीनोटाइप क्या बन जाएगा, IA IB, और इस केस में बच्चों दोनों खुद को एक्सप्रेस करेंगे एंड आपका ब्लड ग्रुप विल बी AB, एंड AB इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, क्योंकि दोनों ने खुद को एक्सप्रेस किया है। सिमिलर वे में बच्चों ओ ब्लड ग्रुप वालों, अगर आपकी बॉडी में II जीन आया है दोनों पेरेंट से, तो आपका जीनोटाइप आ जाएगा स्मॉल आई एंड योर ब्लड ग्रुप विल बी O। तो बच्चों दिस इज हाउ आई जीन, एक जीन हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। देख लो भाई इस टेबल को बनाने के 3 मार्क्स हैं। डन, देख लो इसको। नाउ बच्चों अगला टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हैं, देखो बच्चों वर्ड्स को तोड़ो। पॉली मतलब मैनी, जेनिक मतलब जीन्स, इनहेरिटेंस क्या होता है, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना। तो बच्चों जब मैनी जीन्स, वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं, देखो पॉली मतलब मैनी, जीन्स मतलब जीन, इनहेरिटेंस का मतलब हेरिडिटी। तो बच्चों जब हम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई, हमारी बॉडी के बच्चों सारे कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है, जीन। लेकिन कुछ कैरेक्टर हमारी बॉडी के ऐसे हैं जैसे स्किन कलर, आई कलर, हाइट, इन फीचर्स को बच्चों एक जीन कैपेबल नहीं है कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे जीन्स हैं जो मिलके इस फंक्शन को, इस फिनोटाइप को, इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, और इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो देखो, व्हेन कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, तो मल्टीपल जीन्स जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, ऐसे फीचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीजेनिक ट्रेट्स, एंड इस फिनोमिना को हम बच्चों बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल बच्चों स्किन कलर, आई कलर, हाइट। जैसे बच्चों स्किन कलर का एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, हमारा जो स्किन कलर है वो भी बच्चों, तो गुमान मत किया करो अपने गोरे रंग का भाई, सारे के सारे फीचर जीन्स की वजह से है, तुमने कोई तीर नहीं मारा। तो बच्चों हमारा जो स्किन कलर है वो 3 जीन्स की वजह से है, A B एंड C। 3 जीन्स है बच्चों जो हमारा स्किन कलर कंट्रोल करते हैं। कैसे, सपोज करो जीन हमेशा पेयर में मिलते हैं, तो अगर A B C तीनों अपनी कैपिटल फॉर्म में है, तो दैट इज द डार्केस्ट स्किन। बच्चों ये बिल्कुल जेड ब्लैक, बिल्कुल डार्केस्ट कलर है जिन पर्सन्स में ये है। और ये है भाई वो जो भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाए हैं। अगर जिनकी बॉडी में ये तीनों स्मॉल फॉर्म्स में है, तो दैट इज द फेयरेस्ट वाइटेस्ट स्किन, सबसे वाइट स्किन पाई जाती है। और जैसे हम लोग क्या है, हम लोग कुछ इस तरह का लाइक करते हैं, ना तो ज्यादा लाइट
ना डार्क इंटरमीडिएट कलर होता है हम इंडियंस का। तो जितना बेसिकली स्मॉल लेटर्स है हमारी बॉडी में उतना ही स्किन का कलर फेयर होता चला जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कैसे 3 जीन मिलके हमारा स्किन का कलर कंट्रोल करते हैं, समझ गए। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब बात करेंगे बच्चों इससे उल्टे कंसेप्ट की। उल्टे कैसे? पॉलीजेनिक में क्या पढ़ा? मैनी जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में बच्चों कुछ ऐसे जीन भी हैं जो अकेले कई कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वो सुना है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यहाँ पे गलत है। एक जीन कई फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, कई फीचर को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे जीन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन। व्हेन अ जीन, सिंगल जीन control multiple phenotypic expression, multiple character, multiple function परफॉर्म करे, ऐसे जीन को बच्चों हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। यस, फॉर एग्जांपल फिनाइल कीटोनूरिया एक बीमारी है बच्चों। फिनाइल कीटोनूरिया हम पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। बढ़िया है, पेपर में आने वाला टॉपिक है। फिनाइल कीटोनूरिया में आप क्या पढ़ोगे बच्चों? ये डिसऑर्डर पता है क्यों होता है? क्योंकि एक जीन में ना प्रॉब्लम आ जाती है। अब प्रॉब्लम तो आई है एक जीन में, लेकिन उसके फंक्शन कई निकल के आते हैं। जैसे बच्चों एक सिंगल जीन में डिफेक्ट आया तो उसकी वजह से बच्चों मेंटली रिटार्डेड भी हो जाएगा पर्सन, एंड हेयर और स्किन पिगमेंटेशन भी अफेक्ट होगी। तो एक जीन की वजह से कई फंक्शन अफेक्ट हो रहे हैं। अनदर एग्जांपल बच्चों, मटर के अंदर, स्वीट पी के अंदर दाने की शेप भी और दाने का साइज भी, शेप और साइज दो फीचर हो गए। दोनों फीचर को बच्चों एक ही जीन कंट्रोल करते हैं, सिंगल जीन कंट्रोल करते हैं, जीन का नाम है बी। तो बच्चों स्वीट पी के अंदर ग्रेन शेप भी और ग्रेन साइज भी एक जीन कंट्रोल कर रहा है। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया भाई? प्लियोट्रोपी का। देखो ध्यान से, प्लियोट्रोपी में क्या हुआ? एक जीन लेकिन फंक्शन काफी परफॉर्म कर रहा है। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये। नेक्स्ट देखते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन की हम बात करें कि लड़का होगा या लड़की, ये कैसे डिसाइड होते हैं? तो बच्चों वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। लाइक रेप्टाइल्स में, स्नेक वगैरह में टेम्परेचर डिसाइड करता है जहाँ पे जाइगोट बने कि आगे मेल होगा या फीमेल होगा। ह्यूमंस में क्रोमोसोमल मैकेनिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं जो कि जाइगोट बनने के टाइम आएंगे कि लड़का होगा या लड़की। तो हमारे सिलेबस में मेनली क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ही है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। बच्चों यहाँ से आपका एमसीक्यू आने के बहुत ज्यादा चांस है, इधर नीट और इधर आपका बोर्ड्स, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई। तो देखो इसको मैंने बड़े इजी वे में डिवाइड कर दिया है। टॉपिक का नाम है मेल हिट्रोगैमी और फीमेल हिट्रोगैमी। बच्चों मेल हिट्रोगैमी में इसके जो एग्जांपल्स है उसमें मेल डिसाइड करता है लड़का होगा या लड़की, और इसमें फीमेल डिसाइड करेगी लड़का होना या लड़की। कैसे? अभी समझ आएगा। देखो बच्चों वर्ड्स को तोड़ो। मेल हिट्रोगैमी, मेल का मतलब मेल, हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, गैमी का मतलब क्या होता है? गैमेट्स। तो बच्चों अगर मेल गैमेट्स डिफरेंट टाइप के पाए जाएं तो उसको बोलते हैं मेल हिट्रोगैमी। फीमेल गैमेट सिमिलर होंगे, इसमें मेल गैमेट अलग अलग होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? मेल हिट्रोगैमी। फॉर एग्जांपल आपके सामने है ह्यूमंस। ह्यूमंस का तो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप। मेल में क्या होता है भाई? एक्स वाई, और लड़कियों में क्या होता है? एक्स एक्स। सिमिलर केस बच्चों ड्रोसोफिला में भी पाया जाता है। मेल हैव एक्स वाई while female have XX as in humans। बच्चों ड्रोसोफिला, सॉरी ग्रास ओपर के केस में बच्चों फीमेल में XX है लेकिन मेल में XO कंडीशन पाई जाती है। तो बच्चों ये इन तीनों केस में आप क्या देख पा रहे हैं? फीमेल गैमेट सेम है, XX XX XX, but male gamete are different, that's why it is called male heterogamy। और इनके केस में बच्चों मेल ही डिसाइड करेगा, क्योंकि इधर से तो X ही आना है। अब इधर से X आया तो लड़की हो जाएगी, Y आया तो लड़का हो जाएगा। तो इन केसेस में बच्चों मेल डिसाइड करता है सेक्स डिटर्मिनेशन को। फीमेल हेट्रोगैमी, इसमें उल्टा कर दो भाई, फीमेल हेट्रो डिफरेंट, गैमी गैमेट्स। अगर फीमेल गैमेट डिफरेंट पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? फीमेल हिट्रोगैमी। फॉर एग्जांपल बर्ड्स। यस, बर्ड्स में बच्चों इंटरेस्टिंगली मेल में सेम गैमेट्स होते हैं
while female have different gamete ZW, मेल में Z। तो बच्चों सपोज करो इसमें कौन डिसाइड करेगा, लड़का या लड़की? फीमेल डिसाइड करेगी। क्यों? मेल की तरफ से तो क्या आएगा, Z आएगा, वाइल फीमेल की तरफ से क्या आएगा, ZW। बच्चों बना के भी दिखा देना, बोर्ड्स में अगर आते हैं एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, तो ये पूरा बना के दिखा देना है, ग्रास होपर का भी, ठीक है। जैसे ZW, अब इधर से तो Z ही आएगा, वो मैटर करता है कि वहां से क्या आएगा। तो अगर इधर से W आया है तो ये बच्चों फीमेल हो जाएंगी, और अगर Z आया है फीमेल की तरफ से तो मेल हो जाएगा। तो बच्चों 50% चांस है मेल बर्ड के, 50% चांस है फीमेल बर्ड के, बट वो डिसाइड कौन कर रही है, फीमेल, जबकि इन तीनों केसेस में कौन डिसाइड कर रहा था, मेल। तो बच्चों ये था आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमंस की हम पर्टिकुलर टॉपिक दिया हुआ है, बात कर लेते हैं। हालांकि ये टॉपिक मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट्स को ना आता हो, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं भाई। ह्यूमंस, ह्यूमंस में बच्चों सबको पता भाई कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, जिसमें से बच्चों अगर हम फीमेल्स की बात करें या मेल्स की बात करें, दोनों में 22 पेयर होंगे ऑटोसोम्स के। 22 पेयर किसके होंगे, 23 टोटल हैं, जिसमें से बच्चों 22 पेयर ऑटोसोम के होते हैं। ऑटोसोम बच्चों हेरिडिटी का काम करते हैं, आपके कैरेक्टर्स को आपके बच्चों में लेके जाते हैं। लेकिन वन पेयर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सेक्स क्रोमोसोम का पाया जाता है। और फीमेल में अभी अभी बताया कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX, वाइल मेल हैव XY, और वही डिसाइड करते हैं बच्चों हमारा सेक्स की लड़का होगा या लड़की। जैसे ये मेल के XY हैं, फीमेल के XX, दोनों का हम गैमेट फॉर्मेशन करेंगे तो 50% चांस है गर्ल बॉय के और 50% चांस है बेबी बॉय के। डन। तो एक ये भी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, अक्सर लड़की होने पे ना फीमेल को कर्स किया जाता है बच्चों, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेबी बॉय या गर्ल इट टोटली डिपेंड्स अपॉन मेल, कि मेल की तरफ से एक्स आ रहा है या फीमेल आ रहा है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन मेल फादर। तो भाई ये ब्लेम करना बिल्कुल गलत है कि फीमेल, और असल तो भाई लड़का लड़की एक समान है यार। आजकल गर्ल्स ने इतना नाम रोशन किया हुआ है भाई, आपको प्राउड होना चाहिए, उनको चांसेस तो दो उड़ने की। मुझे याद है मैंने तो एक पोएम भी लिखी थी बेटियों पे, तो भाई उन्हें पूरा चांस मिलना चाहिए। हरियाणवी में तो कहावत है, हमारी छोरियां छोरों से कम है कि, तो भाई ये नहीं सोचना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये है भाई सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस बीइंग्स। अब हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी का केस बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग है। हनी बी, मजे आएंगे आपको केस में, अभी रिसेंटली ऐड हुआ था 2-3 साल पहले ये टॉपिक। तो हनी बी की अगर हम बात करें तो हनी बी में बच्चों जो फीमेल बी होती है, डू यू नो, अक्सर हम क्या पढ़ते हैं, मेल हो या फीमेल क्रोमोसोम नंबर तो सेम होगा ना, लेकिन बी के केस में ऐसा नहीं है। फीमेल में बच्चों डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दे हैव 32 क्रोमोसोम व्हाइल मेल हैव जस्ट 16 क्रोमोसोम। है ना इंटरेस्टिंग। अब ये कैसे भाई, ये अब आपको समझाऊंगा। देखो मैं, देखो 32 क्रोमोसोम है फीमेल में, होता क्या है, इसके जो फीमेल है इसने मियोसिस किया और गैमेट प्रोड्यूस किया एग, एग इज हैविंग 16 क्रोमोसोम। ऐसी मेल, मेल ने बच्चों माइटोसिस किया जिससे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुआ और स्पर्म प्रोड्यूस किया। तो बच्चों स्पर्म में भी 16 क्रोमोसोम है, एग में भी 16 क्रोमोसोम है। तो बच्चों अब ये दोनों अगर फर्टिलाइज हो जाते हैं, एग और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज हो गए, तो 16 और 16 32 क्रोमोसोम आ गए, एंड दैट विल रिजल्ट्स इनटू अ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल बी। बच्चों जब भी स्पर्म और एग फ्यूज करेंगे तो फीमेल बी बनेगी विद 32 क्रोमोसोम। लेकिन अगर ये एग बच्चों फर्टिलाइज नहीं होते हैं, दे रिमेन अनफर्टिलाइज, तो बच्चों वो वेस्ट नहीं जाएगा जैसे हमारे केस में होता है, वो क्या बना लेगा बच्चों, मेल बी। देखो इंटरेस्टिंग बात देखो, मेल बी बनने के लिए मेल की जरूरत नहीं है, फीमेल के एग डायरेक्ट मेल बी को फॉर्म कर सकते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ स्पर्म्स, मेल बनने के लिए मेल की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल पार्थेनोकार्पी। बच्चों विदाउट फर्टिलाइजेशन, सॉरी पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस बच्चों विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर हम कोई नया इंडिविजुअल बना लें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नया इंडिविजुअल बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, अनफर्टिलाइज्ड एग से
जो बनते हैं मेल भी, इस फिनोमिना को बच्चों हम पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। तो ये था बच्चों आपका हमारा टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। देख लो भाई इसको अच्छे से ध्यान से। तो अब बात करते हैं भाई इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडलिज्म पे वापस चलते हैं। हमने शुरुआती लेक्चर में पढ़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, जहां पे क्रॉस होता है दो पेरेंट्स के बीच जो कि एक ही कैरेक्टर में डिफरेंट होते हैं। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको तभी बता दिया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स जो कि दो कैरेक्टर में अलग होंगे। तो बच्चों वो पेरेंट्स जो दो कैरेक्टर में डिफरेंट है बाकी सेम है, ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलेंगे भाई? डाई हाइब्रिड क्रॉस। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, तो द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स which differ in two characters that is called dihybrid cross. For example बच्चों हमने गार्डन पी प्लांट ही ले लिया जिसके ऊपर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। अब लेकिन इस बार क्या अलग है? हमने वो प्लांट लिए जिनके सीड्स का कलर भी अलग था और शेप भी अलग थी। देखिए दो कैरेक्टर अलग हैं यहाँ पे, प्लांट के सीड की शेप भी और कलर भी। यस, हमने एक प्लांट ऐसे ले लिया जिसकी शेप कैसी है सीड की? राउंड, और कलर कैसा है सीड का? येलो, और जिसके ऊपर एक पे लगे हुए हैं बच्चों रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, तो दूसरे पे राउंड येलो। तो क्या रिजल्ट निकलते हैं? गार्डन पी है, जाहिर सी बात है डोमिनेंस तो देखने को मिलनी है हमें। तो हुआ क्या, जब राउंड येलो सीड्स की मीटिंग की गई रिंकल्ड ग्रीन के साथ, तो बच्चों जो फर्स्ट जनरेशन आई F1 प्रोजेनी जो आई वो वही हुआ जो हमें पता था, ऑल प्रोजेनी आर राउंड एंड येलो। F1 प्रोजेनी टोटली एक पेरेंट से रिजेंबल कर रही है, जो कि हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ चुके हैं, जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन सेल्फिंग कराई गई तो बच्चों ये जो मिला है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके जितने भी पॉसिबल गैमेट है जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये चारों गैमेट्स हमने ले लिए बच्चों। अब इनकी आपस में सेल्फिंग कराएंगे ताकि हमें F2 जनरेशन मिल सके। तो देखो भाई यहां से क्या आ गया, कैपिटल आर पहले इनकी चारों से करानी है, फिर इसकी चारों से, फिर इसकी। समझ लो, देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलर वे में ऐसे ही आ जाएगा भाई, देखो आप। ये आ गया भाई, आजा देख लेना यार, थोड़ा सा फास्ट मोड पे जा रहा हूँ, सही हो कोई गलती हो तो देख लेना भाई लोगों, बाकी गलतियां करता नहीं हूँ मैं, कम ही होती हैं, लेकिन फिर भी वक्त का कुछ नहीं भरोसा। तो यस, ये हो गया भाई हमारा सारा क्रॉस कंप्लीट। तो बच्चों F2 जनरेशन आ चुकी है हमारे सामने। अब इसमें हमने क्या देखना होता है? फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिजिकली बच्चों मैं आपको बता दूं जो हमें मिलता है, फिनोटाइप मिलता है 9331। कैसे बच्चों? जो 9 सीड्स हैं, जो 9 प्लांट हमें मिले वो ऐसे मिले बच्चों जिनके ऊपर राउंड एंड येलो सीड्स मिले। राउंड, जैसे ये राउंड येलो है भाई, ये भी राउंड येलो है, ये भी कैपिटल आर दिखते ही राउंड हो जाएगा, कैपिटल वाई दिखते ही एक भी दिखे येलो, ये भी राउंड येलो है, राउंड येलो है, राउंड येलो है, राउंड येलो है, ये राउंड नहीं है, राउंड येलो है, राउंड येलो है, राउंड येलो, राउंड येलो है। ये देखो बच्चों 4 + 2 6 7 8 9 राउंड येलो आ गए। और 3 बच्चों 3 जो आए हैं हमारे पास, 3 क्या आएंगे? राउंड तो होंगे लेकिन ग्रीन होंगे। यस, शेप तो राउंड होगी, उस पेरेंट्स पे जाएगी, लेकिन कलर कैसा होगा? ग्रीन। जैसे ये देखो राउंड है और ये ग्रीन है, दोनों स्मॉल वाई है, राउंड है और ग्रीन है, राउंड है और ग्रीन है, ये हो गए बच्चों राउंड ग्रीन। और 3 हमें बच्चों मिले रिंकल्ड येलो। यस, शेप तो इस पे गई, कलर उस पे गया। ये देखो जैसे ये रिंकल येलो है, स्मॉल आर रिंकल, कैपिटल वाई दिखती है येलो, रिंकल येलो,
रिंकल येलो, तो 3 रिंकल येलो हो गए। एंड जो बचा 1, बच्चों 1 हमारा जो बचा हुआ है वो बिल्कुल उस इस पेरेंट पे गया, रिंकल्ड ग्रीन। ये जो बचा हुआ 1 किस पे चला गया बच्चों? रिंकल्ड ग्रीन, यस। तो बच्चों फिनोटाइप हमें याद रखना है 9331। इसका मतलब बच्चों ये 4 तरह के हमें रिजल्ट्स देखने को मिले डाइहाइब्रिड क्रॉस में, जो आप देख पा रहे हैं। जीनोटाइप बच्चों वैसे ही याद रख लेना। देखो कैसे, मैट्रिक बता देता हूँ। 1 to 1 लिखना, 1 to 1 लिख लेना 2 बार। लिख लिया, फिर इसका बीच में डबल लिख दो। 1 का डबल कितना होता है? 2। 2 का डबल कितना होता है? 4। 1 का डबल कितना होता है? 2। तो 1 to 1, 2 for 2, 1 to 1, ये हो गया बच्चों इसका जीनोटाइप। यस। तो बच्चों ये था आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस। बच्चों डाइहाइब्रिड क्रॉस में आपने कुछ नोटिस नहीं किया, इसको नोटिस कराता हूं आपको, और उसी के बेसिस पे आपका नया लॉ निकलेगा। देखो भाई, ये जो राउंड येलो है ये पेरेंट 1 पे चले गए, डन, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रिंकल्ड ग्रीन है 1, ये इस पेरेंट पे चला गया, डन। लेकिन ये क्या है? राउंड ग्रीन, ये आधा उस पे है, आधा उस पे है। रिंकल्ड येलो आधा उस पे, आधा उस पे है। इसी के बेसिस पे बच्चों मेंडल ने थर्ड लॉ जेनेटिक्स का दिया। यस, 2 लॉ पहले हम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें से अकेला सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एप्लीकेबल था। मेंडल ने बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में क्या कहा, सुनो ध्यान से, कि जब हम 2 कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराए ना, या 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो एक कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये हमेशा इसी के साथ आए रिजल्ट में ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं राउंड ग्रीन के साथ भी गया है, राउंड येलो के साथ तो है ही है, लेकिन राउंड ग्रीन के साथ भी गया है, तो रिंकल्ड येलो के साथ भी गया है। यही बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कहता है कि जब हम क्रॉस कराते हैं 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स के बीच, तो एक कैरेक्टर, सेग्रीगेशन होता है सेपरेशन, दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं करता, वो दोनों इंडिपेंडेंटली खुद को एक्सप्रेस करते हैं। यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है, और ये भी बच्चों यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं था। तो मेंडल का एक ही लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल था, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन निकला था। नाउ बच्चों, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, लेकिन मेंडल का जो वर्क था ना, ठीक है, 1900 तक ना, 1900 तक भाई वो अनरिकॉग्नाइज रहा, उसके बारे में लोगों को पता नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? इतना ग्रेट साइंटिस्ट यार, जीन को उसने डिस्कवर किया, मतलब इतना काम किया 7 साल तक, तो लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं? क्या इतनी बड़ी मेन इश्यूज थे भाई? क्या प्रॉब्लम्स थी? तो बच्चों बहुत सारे रीजन थे, जैसे उस टाइम कम्युनिकेशन वाज नॉट सो इजी। आज तो भाई आप कोई रील डालते हो, पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। 2 घंटे में आज पूरे वर्ल्ड को पता लग जाता है कि क्या हो रहा है भाई। 2 मिनट में अगर यहाँ पे कुछ क्षेत्र में कुछ होगा, तो पूरे देश को 2 मिनट में पता लग जाएगा कि ओके यहाँ पे ऐसा, बात बड़ी जल्दी फैल जाती है। बट बच्चों तब 1900 से पहले कम्युनिकेशन वाज नॉट सो इजी, देयर वाज नो इंटरनेट सर्विसेज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। टेलीफोन्स नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होते थे। यही इंडिया में तो 10-15 साल से बहुत प्रोग्रेस हुई है, पहले कहाँ, बहुत इशू था, एसटीडी कॉल्स होते थे। तो सेम भाई कम्युनिकेशन इजी नहीं था। बच्चों उसका मैथमेटिकल अप्रोच, बच्चों ये जो टीटी क्रॉस, ये सब मतलब मैथमेटिक्स टूल्स नजर आते हैं, और बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी मैथमेटिकल अप्रोच सबके लिए मतलब बहुत न्यू थी, अनएक्सेप्टेबल थी। थर्ड बच्चों, उसका फिजिकल कोई वो प्रूफ नहीं दे पाया कि जो फैक्टर हैं, वो जो जीन है वो एग्जिस्ट करते हैं। और एक और प्रॉब्लम थी उसकी बच्चों, वो ये जो गार्डन पी वाले रिजल्ट्स थे, वो दूसरे प्लांट या दूसरे ऑर्गेनिज्म में उनको सेम शो नहीं कर पाया। तो बच्चों इस सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मेंडल का 1900 तक तो किसी को पता ही नहीं था, ईयर 1900 तक वो अनरिकॉग्नाइज रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, टाइम सबका हाथ है, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, तो भाई भगवान सुनेगा ही सुनेगा। तो वही हुआ, 1900 की बात है बच्चों। 3 साइंटिस्ट आते हैं, डी व्राइस, कोरेंस एंड शर्मक। इन तीनों ने बच्चों इंडिपेंडेंटली मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर कर दिया, ठीक है। और 1902 में, ध्यान से सुनना है भाई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, बच्चों 1902 की बात है।
दो साइंटिस्ट आते हैं, सुटन एंड बावरी। सुटन एंड बावरी, ये तारक मेहता वाली बावरी नहीं है भाई। सुटोन एंड बावरी दो साइंटिस्ट आते हैं 1902 में, और वो प्रपोज करते हैं बच्चों क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ से सीधा एक नंबर में आ जाता है, पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी? 1902 में सुटोन एंड बावरी ने। और मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर कब किया गया था? 1900 में। थ्री साइंटिस्ट हैं, कोरेंस, राइस एंड शर्मा। तो आइए बात करते हैं बच्चों उस क्रोमोसोमल थ्योरी की। बच्चों जो क्रोमोसोमल थ्योरी है उसका मेन क्या कहना है, ध्यान से सुनिए। यस, क्रोमोसोमल थ्योरी बच्चों क्या कहती है, नाम से ही पता लग रहा है क्रोमोसोम के बारे में होगी। तो बच्चों क्रोमोसोमल थ्योरी कहती है कि हमारे जो ये फीचर्स हैं, हमारी जो बॉडी के फीचर्स हैं, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी, दे आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, दे कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। और क्रोमोसोम भी बच्चों जीन्स की तरह हमेशा पेयर में मिलते हैं, और क्रोमोसोम हमेशा पास होते हैं और सेम रहते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोसोम का नंबर, आपके मदर फादर में कितने क्रोमोसोम है? 46। मेरे आपके अंदर 46, आपके बच्चों में 46। क्रोमोसोम की बच्चों शेप, साइज, नंबर रिटेन करता है, बरकरार रहता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके बच्चों। एंड क्रोमोसोम जब जाइगोट बनाने की बात आती है तो क्रोमोसोम अपने आप सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। कैसे? आप में बच्चों 46 क्रोमोसोम है, 23 मम्मा से आए हैं, 23 पापा से, तो थे तो उनमें 46 ना, वो अपने आप अलग हो जाते हैं जब आपका बनना था। जब जाइगोट बनना होते हैं तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर लेते हैं एनाफेज 1 के दौरान खुद ब खुद। तो ये थे बच्चों, बेसिकली कहना ये चाहती है, देख लें आपके सामने लिखी हुई है कि भाई chromosomes are the vehicles of heredity, they are the main carriers of heredity। नाउ बच्चों ये दो बातें हैं, अगर आपसे पूछे क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी, इंपॉर्टेंट बातें हैं, सुटोन एंड बोवरी ने। लेकिन हु गिव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव की थी क्रोमोसोमल थ्योरी? तो इट वाज मॉर्गन, टी एच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। टी एच मॉर्गन के नाम से पॉपुलर है भाई, टी एच मॉर्गन, उन्होंने बच्चों एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था यस क्रोमोसोमल थ्योरी को, और इसीलिए बच्चों इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। बच्चों जेनेटिक्स के फादर किसको कहा जाता है? मेंडल साहब को। लेकिन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसको कहते हैं? थॉमस हंट मॉर्गन को। याद रखना है भाई, क्योंकि इन्होंने बच्चों क्रोमोसोमल थ्योरी का प्रूव किया था। ड्रोसोफिला पे बच्चों मेंडल ने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किए थे, इन्होंने बच्चों ड्रोसोफिला, मेलनगेस्टर, फ्रूट फ्लाई पे अपने एक्सपेरिमेंट किए, और इन्होंने बड़े अच्छे से जीन्स को बताया, जीन्स के बारे में कि कैसे वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, कैसे वेरिएशंस आती हैं। ही वाज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। इनफैक्ट उसका एक स्टूडेंट था स्टुअर्ट वैंट, उन्होंने जीन मैपिंग करनी सिखाई थी। तो भाई बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट थे। तो मॉर्गन साहब को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? ड्रोसोफिला पे। अब बात आती है वाई ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला पे ही क्यों किए? क्योंकि बच्चों ड्रोसोफिला को इजीली ग्रो कर सकते हैं लैब में, शॉर्ट लाइफ स्पैन, 1-2 हफ्ते लाइफ स्पैन होते हैं यार। अब हाथी को पालना आसान है या मक्खी को पालना? ऑफ कोर्स मक्खी को ना, छोटा सा एरिया चाहिए, एक डिब्बे में भी पाल सकते हो। और भाई किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म पे जिसका लाइफ स्पैन 200 साल है, उस पे आप कैसे वर्क करोगे? आप ही निपट जाओगे तब तक। तो मक्खी आसानी से आराम से कर सकते हैं। और बच्चों एक मक्खी और एक मक्खे को, मक्खा मतलब फीमेल मेल भी छोड़ दो, दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। बच्चों एक बार मीटिंग से बहुत ज्यादा जनरेशन प्रोड्यूस होती है। वैरायटी थी बच्चों, कैरेक्टर्स में बहुत सारी वैरायटी देखी जाती है। तो बच्चों उन्होंने, मॉर्गन ने, वही मॉर्गन थे जिन्होंने बच्चों आपका लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का भी कंसेप्ट दिया था। यस, ये जो कंसेप्ट था लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का, ये भी मॉर्गन साहब ने दिया था भाई। कमाल का वर्क किया भाई मॉर्गन साहब ने। मॉर्गन साहब ने क्या बोला, ध्यान से समझो। मॉर्गन ने क्या कहा? लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कंसेप्ट दिया। बच्चों लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन कंसेप्ट बड़ा परेशान करता है बच्चों को, तो आपको इसको थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या है बच्चों? लिंकेज क्या है, मैं दो स्टोरी सुनाता हूँ आपको, दोनों से आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा भाई।
आप में ना कुछ कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से यूं के यूं आए हैं। कोई आपको टोकता होगा, अरे तुम्हारा आई कलर तो ना मम्मी पे गया है, बिल्कुल तुम्हारी मम्मी की भी आईज बिल्कुल ऐसी थी। इसकी हाइट हाइट तो इसके पापा पे गई है। तो वो जो कैरेक्टर आप में यूं से यूं आए हैं ना, पेरेंट्स से आपके अंदर जो जीन, कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करते हैं? जीन्स। तो वो जो यूं के यूं ट्रांसफर हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड बच्चों लिंकेज, जो लिंक कर रहे हैं दो जनरेशन को। लेकिन कुछ कैरेक्टर बच्चों आप में वेरी करके आए हैं, जो आपके पेरेंट्स से डिफर करते हैं बच्चों, वो है रिकॉम्बिनेशन। बच्चों ये मेन रीजन है वेरिएशन का, और ये मेन रीजन है बच्चों हेरिडिटी का, सेम कैरेक्टर ट्रांसफर होने का। तो बच्चों लिंकेज क्या है? दूसरी स्टोरी अभी बताऊंगा, या पहले बता दूं? पहले यही देखते हैं। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर। बच्चों जीन्स का साथ रहना, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड लिंकेज। और बच्चों जितना जीन पास होते हैं उतना ही लिंकेज ज्यादा होगा, यही दूसरी कंसेप्ट है बच्चों। कहते हैं ना, रिश्तों में दूरियां जितनी ज्यादा होंगी उतने ही वो कमजोर होते जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपके पास कोई रहता है, आपको रोज मिलता है, रोज मिलता है, तो उससे क्या होगा, आपका ना लिंक उससे ज्यादा रहेगा, ठीक है। और अगर वो दूर चला जाएगा ना आपसे, वो सपोज करो दिल्ली शिफ्ट कर गया है यहाँ से, तो अब दूर डिस्टेंस ज्यादा आ गई, तो बच्चों मेरा लिंक भी उससे कम हो जाएगा, मिलना जुलना कम हो जाएगा, अटैचमेंट कम हो जाएगी। तो बच्चों मॉर्गन साहब ने यही बताया, जितने जीन पास रहेंगे उतना लिंक में ज्यादा रहेंगे, लिंकेज ज्यादा होगा। आपका पड़ोसी वाले घर के साथ ज्यादा लिंकेज है एज कंपेयर टू 3 गली छोड़ के। तो बच्चा जितना जीन पास होंगे उतना ही लिंकेज ज्यादा होगा, और जितने जीन दूर होंगे बच्चों उतना ही रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। बच्चों नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन जो आते हैं वो है रिकॉम्बिनेशन। और बच्चों जीन मैपिंग करना सिखाया था एल्फ्रेड स्टुअर्ट इवांट, ये स्टूडेंट ही था बच्चों मॉर्गन का। तो बच्चों देखो, अब ऐसे एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको इसमें, मैं लिंकेज रिकॉम्बिनेशन का जो क्रॉस है, वैसे तो क्रॉस वाले क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा आगे, प्रॉब्लम्स में करा दूंगा। ये थोड़ा सा लिंकेज रिकॉम्बिनेशन में ना समझ आ गया आपको? सीधी सी बात है भाई, लिंकेज क्या है? लिंकेज ज्यादा होगा, मोर विल बी लिंकेज, जितना ज्यादा क्लोज होंगे लिंक जीन्स, क्लोज द जीन्स मोर विल बी लिंकेज। और जैसे जैसे बच्चों फार द जीन्स, जीन्स जितनी दूर जाएंगे बच्चों लेस विल बी लिंकेज। सिमिलर वे में बच्चों ओके, उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं आपको क्रॉस से बता ही देता हूँ यार, थोड़ा सा तो कंसेप्ट क्लियर करा ही देता हूँ। सपोज करो बच्चों हमने ड्रोसोफिला ही ले ली, ड्रोसोफिला ले ली बच्चों, फ्रूट फ्लाई ले ली, एक वो ले ली बच्चों जिसकी येलो बॉडी है और व्हाइट आई है, ठीक है, येलो बॉडी व्हाइट आई है, ये ले ली बच्चों हमने फीमेल। और मेल ले लिया बच्चों जिसकी ब्राउन बॉडी है और रेड आई है। बड़ा अच्छे से समझाता हूं, देखो तो हुआ क्या बच्चों, इनकी जब हम क्रॉस कराएंगे तो बच्चों F1 जनरेशन आ जाएगी। तो F1 जनरेशन में क्या देखा बच्चों, जो 50% प्रोजेनी थी वो अपनी मम्मी पे चली गई, मतलब दे वर हैविंग येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड, डन, येलो बॉडी व्हाइट आइड। और 50% जनरेशन बच्चों अपने पापा पे चले गई, दे वर हैविंग बोलो ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। तो देखो यहाँ पे मेंडल का लॉ खत्म, फिनिश हो गया, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस डिस्प्रूव हो गया। मेंडल ने क्या कहा था, F1 जो प्रोजेनी होगी, F1 जनरेशन आ गई भाई। F1 जनरेशन में क्या होता है, एक से रिजेंबल करती है वो, या तो मदर से या फादर से, लेकिन यहाँ तो दोनों से रिजेंबल कर रही है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस की छुट्टी होगी। अब आगे क्या कराया उसने, सेल्फिंग कराया। तो जब बच्चों सेल्फिंग कराया तो 98.7%, बच्चों बहुत बड़ी बात है, 98.7% उसको जो प्रोजेनी मिली वो क्या थी, या तो मदर से रिजेंबल कर रही थी, मतलब या तो वो क्या थी, येलो बॉडीड व्हाइट आइड थी, या वो अपने पापा से रिजेंबल कर रही थी, दे वर हैविंग ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। 98.7% बच्चों जो प्रोजेनी थी वो या तो मदर पे रिजेंबल कर रही थी या फादर पे रिजेंबल कर रही थी, डन।
लेकिन 1.3% जो प्रोजेनी थी बच्चों, सिर्फ 1.3% प्रोजेनी, वो कैसी थी ध्यान से समझना। देवर हैविंग येलो बॉडी, बॉडी का कलर तो मोम पे चला गया, लेकिन कलर आईज का पापा पे चला गया, आई का कलर रेड था। या फिर बॉडी का कलर तो पापा पे था, ब्राउन बॉडी थी, लेकिन आई का कलर अपने मोम पे था, व्हाइट आइड थी बच्चों। यस, दिस इज, ये जो दो केस हैं बच्चों, यही लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है। ये बच्चों ये लिंकेज है, जो कैरेक्टर यूं के यूं ट्रांसफर हुए हैं, और ये जो 1.3% है, ये क्या है बच्चों, रिकॉम्बिनेशन। और इस केस में बच्चों लिंकेज ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये जो दोनों कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन है, ये बहुत पास हैं। इससे आसानी से बच्चों लिंकेज रिकॉम्बिनेशन आपको कोई नहीं समझा सकता। बहुत सिंपल वे से मैंने आपको समझा दिया बच्चों। लिंकेज ज्यादा क्यों है, क्योंकि जीन पास है। अगर ये जीन दूर होते तो ये कम होता चला जाता, ये ज्यादा होता चला जाता। तो बच्चों अब हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, जो कि मैं कह रहा हूं 1 क्वेश्चन श्योर है भाई, चाहे वो नीट है चाहे वो बोर्ड्स हैं बच्चों। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर, गारंटीड है भाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, पेपर में आएगा ही आएगा, गारंटीड आएगा भाई। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स बच्चों दो तरह के होते हैं, मेंडेलियन, क्रोमोसोमल। बच्चों दो तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर है, नाम से पता लग रहा है जीन्स में, हमारी बॉडी के डीएनए में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो डिसऑर्डर होंगे उनको क्या बोलेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बच्चों मेंडल ने किसका कंसेप्ट दिया था, जीन का कंसेप्ट दिया था ना, फैक्टर का कंसेप्ट दिया था ना ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो बच्चों इसीलिए तो जो जीन में एबनॉर्मेलिटी की वजह से, जीन में प्रॉब्लम की वजह से जो डिसऑर्डर अराइज होंगे उनको हम बोलेंगे बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर। और जो क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम की वजह से अराइज होंगे, क्रोमोसोम कम हो गया, ज्यादा हो गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जैसे बच्चों इसको हम बोलते हैं एनुप्लॉइडी। एनुप्लॉइडी क्या होता है बच्चों, अगर आपकी बॉडी में कम या ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसको बोलते हैं एनुप्लॉइडी। एक्स्ट्रा या फ्यू क्रोमोसोम होंगे तो एनुप्लॉइडी बोलते हैं। एक है बच्चों पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या है बच्चों, अगर आपका जो क्रोमोसोम है वो पूरा का पूरा सेट मल्टीप्लाई कर गया तो उसको हम बच्चों बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। दोनों की वजह से ही बच्चों आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ये कैसे होंगे, ये सारे अब हम बात करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो कि 3 है हमारे सिलेबस में, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है भाई डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो भाई ये क्यों होता है, आपको पता है तीनों डिसऑर्डर में क्या पढ़ना है, 3 कोड आने हैं सीबीएसई के, हो सकता है तीनों कोड में एक एक मिले भाई, तो तीनों डिसऑर्डर अच्छे से सुन लो। 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है हमारे सिलेबस में और 5 मेंडेलियन। तो 8 क्या डिसऑर्डर भाई, पी जाना, पक्का क्वेश्चन आने वाला है। तो यस, डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें, क्यों होता है भाई डाउन सिंड्रोम, क्योंकि बच्चों हमारी बॉडी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। टोटल हमारी बॉडी में 46 होते हैं ना, इस केस में 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और क्रोमोसोम नंबर जो 21 है ना बच्चों, 21, हमारी बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम के ना, जो 21 पेयर है वो पेयर नहीं रहता बच्चों, उनकी जिंदगी में कोई तीसरा आ जाता है। ट्राइजोमी बोलते हैं बच्चों इस चीज को हम, ट्राइजोमी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की। तो 21 क्रोमोसोम की ट्राइजोमिक होने की वजह से, एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम आने की वजह से बच्चों क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। होगा क्या बच्चों, इसको डाउन सिंड्रोम पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको लैंगडॉन डाउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। सिम्टम की अगर हम बात करें तो बच्चों जिसको भी होगा तो उसका बच्चों शॉर्ट स्टैटर्ड होगा, छोटी कद काठी होगी, स्मॉल राउंड हेड, छोटा सा हेड होगा, पार्शली ओपन माउथ मिलेगा, फूरो टंग मिलेगी, ब्रॉड पाम मिलेगा, मेंटली रिटार्डेड होगा, शॉर्ट लाइफ स्पैन होगी। बच्चों फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से बच्चों को चैलेंज्ड होगा। बहुत ही खराब लाइफ होती है भाई डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स की, और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लाइफ है यार। ठीक है, तो भाई सब कुछ आपको पता लग गया डाउन सिंड्रोम के बारे में, क्यों होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम की वजह से। आना है क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी बहुत बार आता है डाउन सिंड्रोम से। 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, मेंटली रिटार्डेड होगा, फिजिकली चैलेंज्ड होगा, पार्शली ओपन माउथ, स्मॉल राउंड हेड एटसेट्रा, ये सब देखने को मिलेगा। सेकंड सिंड्रोम है भाई, वो लड़कों में भी हो सकता है लड़कियों में भी, डाउन सिंड्रोम।
अब पढ़ रहे हैं हम दो डिसऑर्डर जो एक लड़कों में ही पाया जाएगा, एक लड़कियों में। तो पहले बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। ये सिर्फ बच्चों बॉयज में होता है। उन बॉयज में क्या होता है, इसमें भी होगी ट्राइसोमी ही, लेकिन इसमें भी बच्चों वही 47 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन इसमें बच्चों जो सेक्सुअल क्रोमोसोम है वो अफेक्ट होंगे। इसमें क्या होगा बच्चों, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम बच्चों मेल्स में पाया जाएगा। होता क्या है मेल्स में, एक्स वाई होते हैं ना, लेकिन इन मेल्स में जिनको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं उनमें बच्चों एक्स एक्स वाई हो जाएगा। उनका जीनोटाइप एक्स वाई की जगह एक्स एक्स वाई होगा, क्रोमोसोम नंबर 47 होंगे। अब बच्चों देखो ना, ना तो वो लड़के रहे ना वो लड़की रही, क्योंकि वाई भी है और दो एक्स भी है। तो बच्चों सच मेल्स आर विद फेमेनाइन कैरेक्टर्स, उनमें फीमेल्स कैरेक्टर्स पाए जाते हैं बच्चों। दे टॉक वॉक लाइक गर्ल्स, फेमेनाइन कैरेक्टर्स होगी बॉडी मेल जैसी, लेकिन फेमेनाइन कैरेक्टर्स होंगे। लाइक गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा उनमें। गायनेकोमेस्टिया मतलब ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे बॉयज के अंदर। एंड सच मेल्स आर स्टेराइल, बेबी नहीं होंगे उनके। तो बच्चों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, भाई एक एक्स एक्स्ट्रा हो जाएगा मेल्स में, एक्स एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और स्टेराइल होते हैं भाई, गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, ठीक है। फेमेनाइन कैरेक्टर्स हो जाएंगे, ये सब बच्चों देखा जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। अब बात करते हैं फीमेल्स की जिनमें एक बीमारी पाई जाती है, टर्नर सिंड्रोम। बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होगा। इसमें एक क्रोमोसोम उनमें क्या था ज्यादा, इसमें कम हो जाएगा, और वो भी एक्स क्रोमोसोम बच्चों। एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं, टोटल क्रोमोसोम 45 हो जाएंगे, और एक्स जीरो, ये है बच्चों जीरो, एक एक्स कम होगा। सच फीमेल्स आर स्टेराइल, they can't be pregnant। rudimentary ovaries, ovaries well shaped नहीं होंगी। lack of secondary sexual characters, sexual characters जो secondary होंगे वो अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, like poorly developed breast, है ना। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, दे उनकी लैकिंग होगी। ये है बच्चों टर्नर सिंड्रोम। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे भाई, तीनों से क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। अब हम बात करेंगे बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, जो कि बच्चों किसकी वजह से होते हैं, दैट अराइज ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन अ जीन। बच्चों जो जीन में प्रॉब्लम आने की वजह से, जो जीन में डिफेक्ट आने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो पहला है बच्चों कलर ब्लाइंडनेस, नाम से ही पता लग रहा है कलर से रिलेटेड होगा कुछ। तो बच्चों ये जो डिसऑर्डर है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब इसका सेक्स लिंक का मतलब है इसमें सेक्सुअल क्रोमोसोम का कोई जीन में डिफेक्ट आएगा। सेक्स लिंक देखो, ये 5 है हमारे पास मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें से पहले 2 सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं और अगले 3 ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। सारे रिसेसिव हैं, बस पहले 2 सेक्स लिंक्ड है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, बाकी तीनों ऑटोसोमल है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑटोसोमल 3 है, चौथा डाल देंगे ऑप्शन में, बताओ कौन सा ऑटोसोमल नहीं है। तो याद रखना भाई, तो पहला है कलर ब्लाइंडनेस, नाम से पता लग रहा है कलर से रिलेटेड दिक्कत आएगी। तो बच्चों इसमें क्या होगा, जो रेड और ग्रीन कलर है, रेड और ग्रीन कलर है बच्चों, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है दैट इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश। आपने रेड कलर की साड़ी पहन रखी होगी, उसको ग्रीन नजर आएगी, ग्रीन पहन रखी होगी रेड, तो रेड और ग्रीन कलर की बच्चों प्रॉब्लम आती है। तभी कलर ब्लाइंड पर्संस को लाइसेंस भी नहीं दिया जाता। अब ये होता क्यों है, क्योंकि बच्चों ये म्यूटेशन होता है बच्चों, चेंज आ जाता है एक क्रोमोसोम, एक जीन में, जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। एक्स क्रोमोसोम के किसी जीन में दिक्कत आने की वजह से पर्सन्स को कलर ब्लाइंडनेस होता है। मजे की बात ये है, कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मेल्स, बॉयज में ज्यादा है, 8% केसेस बॉयज में मिले हैं, 0.4% केसेस फीमेल्स में मिले हैं। ऐसा क्यों बच्चों, अगला जो डिसऑर्डर है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, दोनों मेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं। पता है क्यों, क्योंकि बच्चों इसका आंसर बताता हूं मैं आपको। क्योंकि बच्चों ये जो है फीमेल के पास एक्स एक्स होता है, मेल के पास एक्स वाई होता है बच्चों। तो ये जो डिसऑर्डर है ये कौन से क्रोमोसोम को अफेक्ट करता है, एक्स को। तो सपोज करो बच्चों एक्स के इस जीन में दिक्कत आ गई, इस एक्स क्रोमोसोम के, सी का मतलब है कलर ब्लाइंडनेस, लेकिन ये दूसरा एक्स तो फंक्शनल है ना फीमेल्स में। तो बच्चों ये जो फीमेल्स होती है दे आर कैरियर,
इनको बीमारी नहीं होती, इनको कैरियर फीमेल बोलते हैं। कैरियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इनको खुद को तो डिजीज नहीं है, लेकिन ये आगे ट्रांसमिट कर सकती हैं। फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस तभी होगा जब उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम में दिक्कत आएगी। ये है बच्चों कलर ब्लाइंड फीमेल। लेकिन मेल में बच्चों ऐसा कोई कैरियर वेरियर वाला सीन नहीं होता, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इस एक्स क्रोमोसोम में दिक्कत आ गई तो ये सीधा क्या होगा? कलर ब्लाइंड मेल होगा। और बच्चों प्रॉब्लम ये है, अगर ये कलर ब्लाइंड मेल नहीं है, सपोज करो हम नॉर्मल मेल की शादी कैरियर फीमेल से कर देते हैं, दोनों नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन अब इनके अगर लड़का हुआ ना तो लड़के को बच्चों कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, लड़की को कभी नहीं होगा। तो बच्चों जो कैरियर फीमेल है वो अपने सन में ट्रांसमिट कर सकती हैं। लड़कियों को कलर ब्लाइंडनेस तभी होगा जब दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे एटलीस्ट। तो बच्चों इसीलिए लड़कों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। हीमोफीलिया का भी कुछ ऐसा ही है बच्चों। हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज कहते हैं। क्यों कहते हैं पता लगेगा। ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पता लगेगा। दो बातें तो इसके दोनों नाम से पता लग जाएंगी। हीमोफीलिया सेम है, सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव डिजीज है भाई। अफेक्टेड इंडिविजुअल को क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, कईयों को ना अपनी बॉडी पे कट वट मारने की आदत होती है, नाम नाम लिखते हैं किसी का, भाई मत मारना, पहले हीमोफीलिया टेस्ट करा लेना। हीमोफीलिया में क्या होता है बच्चों, एक प्रोटीन की, एक जीन में दिक्कत आने की वजह से एक प्रोटीन नहीं बन पाता। प्रोटीन का नाम है AHG, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, जिसकी वजह से बच्चों छोटा सा कट भी एक बहुत सीरियस इंजरी बन जाता है। ब्लीडिंग नहीं रुकती भाई, ब्लड की क्लोटिंग में दिक्कत आ जाती है। छोटा सा इंजरी भी बहुत आपकी जान ले सकता है, सीरियस हो सकता है। इसीलिए इसको ब्लीडर डिजीज कहा गया है। और बच्चों क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में ये डिजीज पाया जाता है, और जो कि एक रॉयल फैमिली है, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। अगेन बच्चों जो चांसेस हैं एक फीमेल हीमोफिलिक होने के, अ फीमेल हीमोफिलिक चांसेस आर वेरी रेयर। बच्चों रेयर होते हैं, क्यों? मैंने वही बताया, इसमें भी वही, फीमेल को कब होगा, जैसे एच से में हीमोफीलिया, अगर एक एक्स में दिक्कत आ गई तो बच्चों वो कैरियर होगी। फीमेल को कब होगा हीमोफीलिया, जब दोनों एक्स अफेक्ट होंगे, जबकि मेल में बच्चों एक पे ही हो जाएगा। ये है बच्चों कैरियर फीमेल, ये है बच्चों हीमोफिलिक फीमेल, और ये है बच्चों हीमोफिलिक मेल। तो बच्चों बॉयज में हीमोफीलिया पता ज्यादा क्यों होता है? अगर कैरियर फीमेल भी है ना, देखो आपको करके दिखाता हूं, अगर कैरियर फीमेल है, ये कैरियर फीमेल है और उसकी हमने शादी करा दी नॉर्मल मेल से, तो देखते हैं भाई क्या होगा। केस नंबर 1, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, क्यों कैरियर फीमेल में हीमोफीलिया होने के चांसेस रेयर है। इस बात का आंसर दे रहा हूं आपको फिजिकली प्रूव करके। देखो क्या होगा, XHY XX XY, तो बच्चों ये तो नॉर्मल होगी प्रोजेनी, 50% चांस तो बिल्कुल नॉर्मल प्रोजेनी की होगी। अब ये जो केस है बच्चों दोनों, ये कैरियर होगी। कैरियर का मतलब इसको भी हीमोफीलिया नहीं होगा, बस ये कैरियर होगी। लेकिन इसको देखो बच्चों, ये तो क्या हो गया, कलर ब्लाइंड बॉय हो गया ना, जबकि इसके फादर को कुछ नहीं था ना, मदर को, मदर सिर्फ कैरियर थी, लेकिन लड़कों को हो गया। तो बच्चों इसीलिए लड़कों में ये बीमारी ज्यादा फैलती रहती है, क्योंकि अगर मदर सिर्फ कैरियर भी है, अगर मदर सिर्फ कैरियर भी है तो ये सन को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। 50% चांस है सन के नॉर्मल होने के, 50% चांस है कलर ब्लाइंड होने के। तो बच्चों फीमेल हीमोफिलिक रेयर पता है क्यों होती है, क्योंकि फीमेल हीमोफिलिक तभी होगी जब फादर भी हीमोफिलिक हो कम से कम, और मदर भी कम से कम कैरियर तो होनी चाहिए, या फिर हीमोफिलिक भी होनी चाहिए। तो भाई इन्हीं केस में सिर्फ इसी कंडीशन में फीमेल को हीमोफीलिया हो सकता है कि दोनों पार्टनर्स में प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, जबकि मेल हीमोफिलिक के लिए दोनों पार्टनर में प्रॉब्लम ना भी हो तो भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाई चांसेस बच्चों ज्यादा पाए जाते हैं फीमेल्स में, मेल्स में हीमोफीलिया के। नाउ सिकल सेल एनीमिया बच्चों, थर्ड प्रॉब्लम, ये भी नाम से ही दो बातें पता लग रही है। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी होगी, HB की कमी होगी। सिकल, सिकल सेल बच्चों, इसमें क्या होगा, पहली बात तो अब तीनों डिसऑर्डर जो बचे हुए हैं वो तीनों बच्चों ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। पहले दो सेक्स लिंक थे, एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट हो रहा था, यहाँ पे ऑटोसोम में दिक्कत आएगी भाई। तीनों डिसऑर्डर में अब जो बचे हुए हैं, इसमें क्या होगा बच्चों, वर्ड्स के साथ खेलते हैं। जो RBC की शेप है बच्चों,
हमारी जो आरबीसीज हैं वो बाई कनकेव शेप की होती हैं। कैसी शेप की होती है? बाई कनकेव, गोल गोल होती हैं, बढ़िया। उनकी शेप बच्चों सिकुड़ के सिक्कल शेप बन जाती है। दे बिकम सिक्कल शेप, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिक्कल शेप एनीमिया। अब इसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा आ सकते हैं, इसमें ना तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, दैट इज सिक्कल सेल एनीमिया। हुआ क्यों जानते हैं? तो बच्चों ये होता है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन होता है कोई किसी की जगह ले लेना। आपकी जिंदगी में भी होता होगा ना सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों ग्लूटामिक एसिड की जगह होता क्या है? वेलाइन आ जाता है। कहाँ पे? 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन के, हीमोग्लोबिन के। बच्चों जो हीमोग्लोबिन है हमारा वो 2 अल्फा चेन से बने, 2 बीटा। तो जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है हीमोग्लोबिन की, उसकी 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन उसकी जगह कौन ले लेता है? वेलाइन। और ये क्यों हुआ? ये हुआ बच्चों सिंगल बेस म्यूटेशन की वजह से। एक बेस पेयर में चेंज आ जाता है। होता क्या है? जीएजी प्रेजेंट होता है हमारे हीमोग्लोबिन में, लेकिन एक ही जगह यू आ जाता है। तो जीएजी क्या बन जाएगा? जीयूजी। और ग्लूटामिक एसिड की जगह रिप्लेस होगा वेलाइन से, जिसकी वजह से बच्चों आरबीसी की शेप बाई कनकेव से क्या हो जाएगी? सिक्कल शेप। और इसको बोलते हैं बच्चों सिक्कल सेल एनीमिया। रिपीट करते हैं, 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन के ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है। ये हुआ म्यूटेशन की वजह से। जीएजी बेस पेयर किसकी वजह क्या हो जाता है? जीयूजी, जिससे आरबीसी की शेप बच्चों क्या हो जाएगी? बाई कनकेव से सिक्कल शेप हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज फिनाइल कीटोनूरिया, पीकेयू। अभी अभी जिक्र किया था बच्चों हमने। ये बच्चों क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। क्या है? सेम ऑटोसोमल। इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें क्या होगा? जो बच्चों जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसमें ना एक एंजाइम की कमी हो जाएगी बच्चों, जो क्या करता है? जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। ध्यान से समझो, इस बीमारी में एक ही चीज होगी, एक एंजाइम होता है। एंजाइम का नाम बुक में नहीं दे रखा, लेकिन मैं बता देता हूं। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है बच्चों हम सबकी बॉडी में। तो उसकी लैकिंग हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चों फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो वो इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों फिनाइल पायरुविक एसिड में। और ये फिनाइल पायरुविक एसिड हमारे ब्रेन में, किडनी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। और जमा होगा तो अगर ब्रेन में जमा होगा तो आप मेंटली रिटार्डेड हो जाओगे। और अगर किडनी में स्टोर होगा तो यूरिन में कीटोन बॉडीज नजर आएंगी, जिसको हम कीटोनूरिया बोलते हैं। इसीलिए इस बीमारी का नाम पड़ा कीटोनूरिया। फिनाइल क्यों पड़ा पता लग गया होगा। तो भाई सीधी सी बात है, इस बीमारी में एक एंजाइम का नाम याद रखो ना रखो मर्जी है, एक एंजाइम की कमी हो जाएगी जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो होगा क्या? फिनाइल एलानिन होना तो टायरोसिन में कन्वर्ट था, होगा किसमें? फिनाइल पायरुविक एसिड में, जो ब्रेन किडनी में जमा होने लग जाएगा एंड क्रिएटिंग सम सीरियस प्रॉब्लम्स। नाउ लास्ट एंड फाइनल डिसऑर्डर भाई, थैलेसीमिया। बच्चों आप सब जिंदगी में कभी ना कभी थैलेसीमिया टेस्ट जरूर कराओगे। थैलेसीमिया क्या होता है भाई? पहली बात तो सेम रहेगी, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। मैं थैलेसीमिया एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो एक लड़की है, उसको ना वीकनेस आई हुई थी, तो वो गई ब्लड टेस्ट कराने। तो उसने देखा उसमें हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है, 6 ग्राम सिर्फ। तो डॉक्टर ने बोला भाई एचबी बढ़ाओ वरना तो वीकनेस जाएगी नहीं। तो उसने भाई डेली गाजर का जूस, अनार, बीट रूट ये सब खाना शुरू कर दिया। ठीक है, 1 महीने बाद वो चेक कराने गई, हीमोग्लोबिन वही 6 साढ़े 6 ग्राम। तो उसने कहा कि ये तो गड़बड़ है। उसने फिर भाई मेडिकल ली, आयरन सिरप्स लिए, गुड़ खाया, मतलब पता नहीं क्या क्या लिया भाई, जूस 2-2 3-3 बार कर दिया दिन में, अनार खाए भाई, गट्टा मंगा लिया पूरा अनारों का। लेकिन 1 महीने बाद फिर चेक कराया, वही 6 साढ़े 6 ग्राम। तो डॉक्टर बोला कि चेक कराओ भाई, थैलेसीमिया हो सकता है आपको। तो यही बच्चों वो पेशेंट थी थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया में क्या होता है बच्चों? इस डिफेक्ट में क्या होगा? इस डिफेक्ट में बच्चों या तो जीन डिलीट या जीन में कोई चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चों जो हमारी हीमोग्लोबिन की चेन है
अल्फा या बीटा चेन वो बननी ही बंद हो जाती हैं और आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रहा ना, खा पी कुछ भी लो, मशीन ही खराब है। और बच्चों अगर अल्फा चेन में दिक्कत आए दैट इज अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन में दिक्कत आए तो बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा भाई, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड, उसमें बच्चों बीटा ग्लोबिन चेन में दिक्कत आ जाएगी। अल्फा थैलेसीमिया होता है बच्चों किसी कौन से जीन में दिक्कत आने की वजह से, HbA1 और HbA2 जीन में दिक्कत आ जाती है जो कि 16 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि इस केस में बच्चों HBB जीन में दिक्कत आती है जो कि 11th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। तो जीन का नाम इसमें 16 क्रोमोसोम में दिक्कत आती है, उसमें 11th। ठीक है, ट्रिक बताऊं, बेटा बेटा कब आता है, जब एक और एक मिलते हैं आपस में, एक मेल और एक फीमेल, तो बीटा के लिए 11 याद रखना, अल्फा के लिए 16। डन। नाउ बच्चों लास्ट टॉपिक्स पे हम आ गए हैं। म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है बच्चों, सडन चेंज इन डीएनए, बार बार आएगा, अगले चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा। म्यूटेशन क्या होता है भाई, सडन चेंज इन डीएनए, डीएनए में एकदम कोई चेंज आना और जिससे आपका बच्चों फिनोटाइप जीनोटाइप अफेक्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। और जो भी सब्सटेंस म्यूटेशन को कॉज करता है उसको हम बोलते हैं बच्चों म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। जैसे यूवी रेस, एक्स रेस, इन सब से बच्चों म्यूटेशन हो सकता है, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। केमिकल भी हैं बहुत सारे। म्यूटेशन बच्चों दो तरह का होता है, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो मैं बताता हूँ, सपोज करो आपकी नाक है, आपकी नाक की जगह किसी और की नाक लगा दें तो आपका थोड़ा सा चेंज आएगा ना फेस में, लेकिन हल्का सा चेंज आएगा, पता थोड़ा सा लगेगा। ये है बच्चों पॉइंट म्यूटेशन। अगर बच्चों जो म्यूटेशन बेस सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है, जैसे अभी अभी सिकल सेल एनीमिया में कराया, जीएजी था लेकिन एक ही जगह कौन आ गया, यू आ गया। तो बच्चों इस तरह का जो म्यूटेशन है ये है पॉइंट म्यूटेशन, जो सिंगल पॉइंट पे होता है और जो किसकी वजह से होता है, बेस सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है। दूसरा केस बच्चों, अगर मैं क्या करूं, आपकी नाक गायब ही कर दूं, नाक उड़ा दूं, सपोज करो फेस विदाउट नोज, अरे कितना अजीब लग रहा है, या फिर दो नोज लगा दूं तो और ज्यादा अजीब लग रहा है। तो बच्चों यही है फ्रेम शिफ्ट, पूरा फ्रेम ही चेंज हो जाता है, जिसमें बच्चों डिलीशन या एडिशन हो जाता है बेस पेयर्स का, उसको बच्चों बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसे जीएजी है, इसको अगर हमने जीएजी या जीजी कर दिया तो दैट इज आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। लास्ट टॉपिक बच्चों, पेडिग्री एनालिसिस। बच्चों पेडिग्री चार्ट अक्सर फैमिली की जेनेटिक हिस्ट्री को, एबनॉर्मलिटी को, कैरेक्टर्स को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। बच्चों पेडिग्री एनालिसिस क्या है, कैरेक्टर्स को एनालाइज करते हैं हम काफी सारी जनरेशंस के और उसको चार्ट की फॉर्म में बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। बच्चों ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है टू ट्रेस सम जेनेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट करने का बढ़िया मेथड है ये। इसमें हम बच्चों कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, आपकी आंखों के आगे सिंबल्स हैं, एमसीक्यू आ सकता है भाई बहुत बार ये। तो बच्चों हम मेल को डिनोट करते हैं स्क्वायर से, फीमेल को सर्कल से, और अगर ना पता लग रहा हो मेल है या फीमेल तो ये कुछ ऐसा सिंबल यूज करते हैं। अगर बच्चों ये तीनों डार्क हो तो इसका मतलब उनको कोई बीमारी है, दे आर अफेक्टेड इंडिविजुअल। अब बच्चों अगर मेल और फीमेल की शादी करा दी है, मेटिंग दिखानी है, तो आपको इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये मेल है ये फीमेल, जोड़ दिया। अगर इनके बीच में दो लाइन लगी हो तो इसका मतलब है बच्चों कॉन्सैजियस मेटिंग है ये, मतलब मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। होता है ना भाई, कई बार क्लोज वंस में शादी करते हैं कुछ कास्ट में, तो ये उसके लिए है बच्चों। अब जैसे ये है एक फैमिली चार्ट, तो इसका मतलब क्या है, एक लड़की और एक लड़का जिनको डिजीज नहीं है, शादी हुई, 3 बच्चे हुए, पहली लड़की दूसरी लड़की फिर लड़का, लड़की नॉर्मल है, लड़के को बीमारी होगी। अब बच्चों इससे थोड़ा आइडिया लगता है, अभी अभी बताया मैंने हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये फीमेल शायद कैरियर होगी और ये लड़का सपोज करो कलर ब्लाइंड है, तो हुआ क्या होगा, ये हमें आइडिया लग गया कि ये इस फीमेल में ये होगी कंडीशन, मेल होगा एक्स वाई, लड़के में भी एक्स एक्स भी हो सकती है, एक्स सी एक्स भी नॉर्मल दिखेगी, लेकिन लड़का पक्का क्या मिलेगा, एक्स सी वाई। तो ये इस तरह की बच्चों प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में पेडिग्री चार्ट हमारी हेल्प करते हैं। तो बच्चों ये था आपका पूरा चैप्टर। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स की लाइन लगा दो भाई, ताकि मैं मॉलिक्यूलर बेसिस की बढ़िया सी वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लेके आऊं।